नगर पर वो चला, वहाँ ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। किला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर, इतिहास हाँ इतिहास वो इतिहास रचता हर पहर। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर, इतिहास हाँ इतिहास वो इतिहास रचता हर पहर। नमस्कार, मैं शरद केलकर। आपसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। कई सारी फिल्में, वेब सीरीज, टीवी शोज आप मुझे अलग अलग किरदारों में देख चुके हैं। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत के किस्से लेकर आपके सामने आया हूं, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेताओं में से एक है। ये एक शख्स के साधारण से असाधारण बनने की कहानी है। ये गांव की गलियों से सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन तक पहुंचने की कहानी है। यह भारतीय राजनीति के नायक और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन अनदेखे, अनसुने किस्सों का सिलसिला शुरू करूं, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल यह कि आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कितना जानते हैं? आपने उनके बारे में जितना देखा है, पढ़ा है या सुना है, क्या वो काफी है? या उसके अलावा भी कुछ शेष या विशेष है? आखिर ऐसा क्या क्या हुआ नरेंद्र मोदी की जिंदगी में जिसने उन्हें वडनगर की चाय की दुकान से उठाकर सियासत का सुपरस्टार बना दिया? तमाम किताबों, दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालने के बावजूद असली जवाब अधूरा था। और यही सवाल हमें खींच लेके गया उन किरदारों के पास जो नरेंद्र मोदी की जिंदगी से सीधे जुड़े थे, जिनकी संगत में नरेंद्र के संघर्षों का सफर शुरू हुआ, जो उम्र के हर पड़ाव पर उन्हें मिले, जिन्होंने नरेंद्र को महारथी मोदी बनते देखा। ये महज किरदार नहीं है, ये मोदी का वही परिवार है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री भी करते हैं। ये सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ये न सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी की सियासी तपस्या के चश्मदीद हैं, बल्कि उस पथरीली राह के पथिक भी हैं जिस पर चलकर गुजरात के एक गांव का लड़का आज देश की तकदीर लिख रहा है। दुनिया के किसी भी न्यूज चैनल पर पहली बार मोदी जी का वो परिवार दिखेगा जिनके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज भी नरेंद्र भाई है। मोदी जी को जानने, समझने और बनते हुए देखने वाले उन गुमनाम चेहरों को सामने लेकर आया है एबीपी न्यूज। वो कौन है? वो कब और कैसे मोदी जी से जुड़े? अपने नरेंद्र भाई की कैसी अद्भुत और अद्वितीय यादें उनके जहन में हैं? आज से एबीपी न्यूज पर मोदी जी की असाधारण, अविश्वसनीय और आंखों देखी कहानियों पर आधारित ये मेगा शो देखिए। इसका नाम है नरेंद्र भाई। भाग्य को कौन पूछता है? मैं तो चुनौती स्वीकार करने वाला मानव हूं। मैं तेज उधार नहीं लूंगा। मैं तो खुद ही जलता हुआ लालटेन हूं। कुंडली को थामे रहना पसंद नहीं और ग्रहों के समक्ष झुकाता नहीं सिर। कायरों की शतरंज पर सौदेबाजी खेलता नहीं। मैं खुद ही मेरा वंशज हूं। मैं खुद ही मेरा वारिस हूं। भाग्य को कौन पूछता है? मैं तो
चुनौती स्वीकार करने वाला मानव हूं। दूर सुदूर भूतकाल में मैं जा सकता हूं और एक एक चेहरे को स्पष्ट पहचान सकता हूं। कोई दबाव स्मृति पर डालना नहीं पड़ता, सहज ही सब दिख जाता है, पहचान में आ जाता है, कुछ भी छुप नहीं पाता। ये तो साफ है, स्पष्ट सीधी सादी बात इतनी ही है कि जिनके साथ सहन किया होता है वे कभी भूलते नहीं है, और साथ झेली यातना आखिर तो यात्रा बन जाती है। नरेंद्र कुछ नहीं भूले, जो मिले, जो साथ चले, जो बिछड़े, वो चेहरे, वो किस्से, सब कुछ याद है। और इन यादों में शामिल हैं वो खास लोग जिन्होंने उनके जीवन को करीब से देखा, नरेंद्र को शून्य से शिखर तक पहुंचते देखा। हम इसकी कपाल की रेखा देखते रहते हैं, वो बनेगा तो महान संत बनेगा और बनेगा तो महान नेता बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। था कोई संपन्न कोई परिवार नहीं था, उनका कोई संपन्न कोई बड़ा व्यवसाय भी नहीं था। बोलने में उसको कोई पहुंच नहीं सकता था। वो हम क्या बोलता था, नलिया नलिया बोलते थे। उसके पास व्यक्ति को पहचानने की, व्यक्ति में क्या खामी है, क्या खूबी है, वो जानने की भयंकर तकलीफ थी। नरेंद्र भाई कैसे लोगों को जोड़ते हैं, ये उनका बहुत बड़ा गुण है। कोई बड़प्पन नहीं दिखाते अपने को, वो जगह नहीं मिली तो नीचे भी बैठ जाएंगे कमरे में आकर के। कुछ अनकही, कुछ अनसुलझी और कुछ प्रश्नों से घिरी ये कैसी यात्रा थी जिसने एक मामूली से इंसान को असाधारण बना दिया, भारत का भाग्य विधाता बना दिया। नरेंद्र मोदी की सोच, उनके विजन, उनके बयानों को समझने के लिए उनकी यात्रा को जानना जरूरी है। इस यात्रा में जो भी शामिल हुए वो मोदी जी से जुड़ते चले गए। मोदी उन्हें परिवार मानने लगे। लेकिन मोदी का यह परिवार कैसा है, इस परिवार से नरेंद्र को क्या मिला, इसके लिए हमें सबसे पहले गुजरात के वडनगर चलना होगा, जहां भारत के भव्य इतिहास की जमीन पर भविष्य के महानायक का जन्म हुआ। गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में सैकड़ों साल का इतिहास दर्ज है। माना जाता है कि 2700 साल पहले ही वडनगर में शहरी सभ्यता आकार लेने लगी थी। वडनगर बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा। 11वीं-12वीं सदी में वडनगर को चारों तरफ दीवार से घेर कर किलेबंदी की गई। इसके अंदर आने जाने के लिए 6 विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए। वडनगर के किलेनुमा प्रवेश द्वार के पीछे सैकड़ों साल से आबाद हैं बस्तियां। ऊंचे नीचे रास्ते, सकरी गलियों के बीच यहां बरसों से अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते आए हैं। इसी सघन आबादी वाले बस्ती में एक मोहल्ला तेली समाज का भी है। स्थानीय लोग इसे घांची ओल या मोदी ओड़ के नाम से भी जानते हैं। नरेंद्र के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी का घर इसी मोहल्ले में था। ये मकान है वो नरेंद्र भाई का, इसमें जन्म हुआ था और ये अभी ये मकान हमारी चाची के पास है और नरेंद्र भाई की चाची हो रही है और मैं उसका कजिन ब्रदर्स हूँ।
वो सामने वाला मकान है ना, वो हमारे ग्रैंडफादर का है। मेरे पिताजी के पिताजी वहाँ रहते थे। वो मेरे अंकल का है, वो मेरा मकान है। हाथ में धरो संवेदना की कील और स्नेह की हथौड़ी, क्षितिजों की दीवार, आकाश की छत, मनुष्यों की भीड़, हरी भरी सृष्टि, मेरे घर का आकार, मेरे मन का विस्तार, ये समस्त संसार। अरे नरेंद्र! जिस घर में नरेंद्र का जन्म हुआ, जहां उनका परिवार रहता था, वो घर पहले और भी छोटा था। 5 भाई, 1 बहन और माता पिता। 8 लोगों के परिवार के लिए घर की छत छोटी पड़ने लगी। घर की आमदनी भी कम थी। उनकी आर्थिक स्थिति का बहुत ठीक नहीं थी। वो ठीक ठीक चलता था, घर चलता था वैसे ही। और छोटे गांव में तो क्या है कि वो आवश्यकता होती नहीं है। वो घर में कोई फैसिलिटी, उनके जो घर था उनमें कोई फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं था। नरेंद्र के बचपन के साथी नगिन भाई का परिवार कपड़े धोने के पेशे में था। उसका बापूजी था दामोदर दास, वो गराक था। कपड़े हम धो देते और वो हमको तेल देता था। उसका बापूजी इतनी सा बड़ा तेल था। जबकि नरेंद्र के पिता दामोदर दास तेल बेचकर और रेलवे स्टेशन की चाय दुकान से परिवार चला रहे थे। 4 बजे उठे, गाड़ी चला के 5 बजे स्टेशन ऊपर वो किटली लेके दूध लेके जाते थे। रेलवे स्टेशन का लाइसेंस है ना उसका, इसका बापूजी के नाम थे। थोड़े में गुजारा करने की मजबूरी, रोजी रोटी की जद्दोजहद के बाद भी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर थी। तंगहाली के बाद भी न जीने का हौसला टूटा, न ही जिंदगी का कोई रंग फीका पड़ा। वो टाइम नरेंद्र भाई की परिस्थिति बहुत मध्यम कक्षा की थी, पर वो सफाई के आग्रही थे। तो उसके कपड़े जो वो पहनते वो स्वच्छ कपड़े हो। बात बच्चों की पढ़ाई की हुई तो घर के दरवाजे पर जेठालाल जोशी ने दस्तक दी। अरे दामोदर भाई, आवी गयो। गांठी मिसाल थी हमारे जोशी साहब की। वो इधर इसका घर है ना, इसके पीछे। जेठालाल जोशी खुद गांव में एक स्कूल चलाते थे, जहां छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान दिया जाता था। उसमें एक हमारे यहाँ एक गांवठी स्कूल थी। गांवठी स्कूल का मतलब है गवर्नमेंट की उनको कोई हेल्प मिलती नहीं थी, और जो चलाने वाले थे वो प्राइवेट लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि किसी को लड़का लड़की है तो स्कूल में रखना है, तो जेठालाल जोशी करके इस स्कूल के मालिक थे। वडनगर में गांवठी स्कूल की ये परंपरा बेहद अनोखी और खास थी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उनको मिलने के लिए उनके बच्चे के पिताजी या मदर जाके मिलते थे और बोलते थे कि हमारे बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन देना है। लीजिए जी। पंचांग निकालते थे। पंचांग यानी हाँ, जोश देखने के लिए वो देखेंगे, उसमें से मुहूर्त निकालेंगे, फिर बोलेंगे ये तारीख को इतने बजे मैं आपके बच्चे को लेने के लिए आऊँगा। तो खुद आते थे।
क्या नाम बताया बच्चे का? नरेंद्र। हाँ, नरेंद्र। हाँ, अगले महीने की 10 तारीख को मैं आऊंगा। ये दिन बड़ा ही शुभ है। जी हाँ जेठा भाई, आप जैसा कहें। चलिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी आइए। उनके साथ उनके स्कूल में जो बच्चे थे साथ में, उन सब बच्चों का जुलूस निकाल के आते थे। रास्ते में वो स्कूल के पढ़ाई के बारे में, बच्चों के स्कूल में देखभाल कैसे होती है उसके बारे में वो गीत गाते रहते थे। बच्चे उसका जवाब देते थे। फिर जिस बच्चे को एडमिशन देना है उनके घर पर आता है जुलूस। तैयारी थे गई? जी हाँ, हो गई। नरेंद्र, फिर वहाँ पर बैठते हैं, बच्चे के माता पिता के पास पूजा करवाते हैं। जो बच्चे को पढ़ाने के लिए ले जाने का है उसको तिलक करते हैं, उनसे पूजा करवाते हैं। इस तरह का कारोबार होता है। लीजिए, आप भी आरती कीजिए। ये खत्म होने के बाद वो बच्चे की उंगली पकड़ के आगे चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और नरेंद्र, बच्चे की बहन या उसकी बुआ जो घर में है वो कुछ न कुछ गिफ्ट लेके साथ में निकलते हैं। बच्चों के काम में ऐसी चीज़ें होती हैं और इस तरह से वो जुलूस उनकी स्कूल तक जाता था। स्कूल में जाता था, बच्चे को वहाँ एडमिशन हो गया पूरा। और जो उसकी बुआ या बहन जो लेके आई है कुछ, समझो कि गुड़ लाई है, पतासा लाई कुछ, तो बाकी बच्चों को सब बांट देते थे। इस तरह से हमारा पढ़ाई का एडमिशन हुआ था। नरेंद्र, अब तुम्हें विद्यालय में अच्छे बच्चे की तरह शिक्षा ग्रहण करना है। नरेंद्र भी पहली बार जेठालाल के साथ गांवठी स्कूल गए। नरेंद्र भाई एक नटखट विद्यार्थी तरीके प्रख्यात थे। बहुत चालाक विद्यार्थी थे, बहुत चालाक विद्यार्थी थे, होशियार थे, पढ़ने में भी होशियार थे। हम साथ में खेल कूद करते तो खेल कूद में भी अच्छे थे। हम जिंदगी के जिगरी यार हैं। हम छलकता हुआ प्यार है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हम मनमौजी दरबार हैं। गांव में तो क्या है कि एक स्कूल होती है जो हमारे दरबार बोलते हैं, दरबार हमारे गांव पे दरबार बोलते हैं। उनमें एक स्कूल था, वो उसके में हमें साथ पढ़ते थे। हम मुझसे पीछे थोड़े था, मैं यहाँ थोड़ा आगे था, ठीक है। स्कूल में ही पढ़ते थे, वडनगर। न कोई रोक टोक, न कोई फिक्र। नरेंद्र का बचपन आजाद था, उनकी दुनिया आजाद थी। उम्र थोड़ी बढ़ी तो उनकी औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। उनका दाखिला घर के पास ही प्राथमिक शाला नंबर 1 में करवाया गया। मैं वडनगर प्राथमिक कुमार शाला नंबर 1 में टीचर था। मैं स्कूल में दाखिल हुआ टीचर तरीके 1959 में, और साइड में वो मेरे पास पढ़ते थे 5वीं और 6वीं में। इस वक्त मनु भाई, जगदीश भाई, नागजी भाई, नगिन भाई जैसे पड़ोसी ही नरेंद्र के खास दोस्त हुआ करते थे। 5वीं कक्षा में आया ना वो, तो यहाँ आया भाई नरेंद्र ना, उसको हम क्या बोलता था, नलिया बोलते थे। नरेश दावड़े नहीं, तो नरेंद्र कुमार, दामोदर दास, मूलचंद दास, इसके पिताजी के सब नाम थे। 5 भाई थे। और इसको शौक था झंडा का,
वो 8-10 लड़के हो, इसमें वो बैठे, राजा सिंहासन पर जैसे बैठता था वो बैठे, और बाद में सबको इसको निकाल के बाहर रखने का, तो भी आ जाए गुलोट खा के, અને રાડ ને બડકા પાડે એટલે લાલ ચોળ થઈ જાય, કારણ કે પૂરો તો હતા જ. एक दिन वो स्कूल में रिसेस थी, लड़के सब बाहर खेलते थे। इस समय वो हमारे स्कूल के पास पीपल का बड़ा पेड़ था। इसकी डाली में डोरी थी, तो डोरी में इसके कबूतर की पाँख है वो भरा गई थी। वो निकलने का प्रयत्न करता, निकल नहीं सकते थे। तो वो सब लड़के आए, एक कबूतर अंदर कुछ घुस गया है, वो खींचाता है। तो नरेंद्र भाई ने देखा तो वो फट 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 वो पेड़ पर चढ़ गए। नीचे उतर, चोट लग जाएगी। अरे चोट लग जाएगी, नीचे उतर जा। वो डाली बहुत पतली थी, जो टूट जाए तो मर जाए, नीचे गिर जाए। तो भी साहस करके ऊपर गए, डाली तोड़ी और कबूतर को छूटा किया। नरेंद्र निडर और बेबाक था। बच्चों के बीच वो अलग नजर आता था। प्राथमिक शाला में ही नरेंद्र ने अपनी मित्र मंडली बना ली थी। हमारे 5-6 जन की कंपनी थी। वो जमाना और था, ये जमाना और। कहते हैं ना कि अगली छोड़ो पिछली छोड़ो, बिजली को पकड़ो। ये बिजली पकड़ रखा है, अब मैं क्या बनूं, सबका ऊपरी बनने का है। प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई तो उसे बीएन हाई स्कूल भेजा गया। वडनगर के इस स्कूल से नरेंद्र के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। प्रणाम गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 10 जून 1963। अब से तुम श्री भगवताचार्य नारायणाचार्य महाराज स्कूल यानी कि बीएन हाई स्कूल के छात्र। मन लगा के पढ़ना। जी गुरुजी। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हाई स्कूल में दाखिला लेते ही नरेंद्र के सपनों को पंख लग गए। यहां पढ़ाई के साथ करने को बहुत कुछ था। नरेंद्र स्कूल की हर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। खेल से वाद विवाद प्रतियोगिता तक, स्कूल की सभा से एनसीसी परेड तक, वो ऑलराउंडर की तरह हर जगह नजर आता। यही नहीं, लाइब्रेरी में भी उसकी हाजिरी पक्की रहती थी। बाकी उनको क्या कि पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे गांव में एक लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी में वो अक्सर हम बहुत जाया करते थे। वो उस वक्त लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी में सब पुस्तकें आता था, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत जब समय मिले तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का करता था। लाइब्रेरी में जो मैगजीन आते हैं जो वो मैगजीन, लेकिन पढ़ने का शौक उनका पहले से था। वो वक्तृत्व स्पर्धा है, नाटक है, वो सब उसमें सब वो पार्टिसिपेट करते थे और इज रादर मोर फेमस। और वो सब उनका डिवोशन कि ये जो था वो पक्का रहता था। वक्तृत्व स्पर्धा में कि बोलने में उसको कोई पहुंच नहीं सकता था। और हमने स्कूल में ज्योतिदास फुमाटा नाटक हमने बजवाया था। वो ज्योतिदास फुमाटा पात्र नरेंद्र भाई ने लिया था। मैं जोगीदास खुमान, दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं।
गुजरात में जोगीदास खुमान के बारे में कहानी बेहद लोकप्रिय है। जोगीदास ने भावनगर के राजा विजय सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था। कहानी तो जोगीदास कुमार तो वो था बारवटा था, वो लोगों को लूटना और ऐसा करता था, ऐसा था। वो नाटक में उन्होंने रोल किया था, ऐसा मुझे ख्याल है। लूटपाट करने वाले जोगीदास खुमान की छवि नायकों जैसी थी। महिलाओं के सम्मान की रक्षा में उन्हें सर कटाना भी मंजूर था। जोगीदास खुमान बाद में डाकू से संत बन गए। मैं जोगीदास खुमान, दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हमले की तैयारी करो। स्कूल के मंच पर नरेंद्र ने जोगीदास का किरदार शानदार तरीके से निभाया। एक विशाल दरिया उछलता है, हम फूट जाएं ऐसे बुलबुले नहीं। हमारा कहां कोई किनारा है, हम तो दरिया की मझधार हैं। शर्मिष्ठा तालाब वडनगर में नरेंद्र की ये सबसे पसंदीदा जगह थी। पहले तो पानी से बहुत डरता, बाद में उठा के डाल दिया एक बार 2 बार, तो फिर तैरने लगा। वो तालाब में आते थे, बैठते थे, तैरते थे। पहले लहंगा बांधते थे, उसका पट्टा हवा भर के इसको ऊपर बिठा के उसको फिर योग है इसके पास। एक पानी में श्वास लेके एक बार, बाद में उसका शरीर ऊपर आ जाता है, ढीचण, छाती और मस्तक, हाथ लंबे 1 कलाक से 15 मिनट સુધી પડ્યા। इस तालाब ने नरेंद्र को खतरों से जूझना, बेखौफ जीना सिखाया। मगरमच्छ कम से कम 50 थे, लेकिन तालाब में नरेंद्र भाई को तालाब में तैरने का शौक था। तालाब में तैरने के लिए जाते थे। तालाब के बीच में एक सतड़ी से नापने जाते हैं, एक डेयरी है। तो डेयरी पर हर साल इसका ध्वजा बदलते हैं, लेकिन ध्वजा बदलने के लिए तैर के जाना पड़ता है वहाँ तक। तो उसमें भी नरेंद्र भी हिस्सा लेते थे, उनको तैरने का शौक था ज़्यादा। एक मदरसा बच्चा समिता तालाब के आने पर पड़ा था, उन्हें देख लिया नरेंद्र भाई ने। तो देख लिया तो हमने ये बच्चे तो बाद में ले लिया। अल्लाह भाई वो मदरसा बच्चा है, अल्लाह भाई मदरसा बच्चा है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मदरसे बच्चे तो हम हमारे घर पे ले जाएंगे। हीराबा बोले वो क्या किया है नरेंद्र तूने? अब मदरसा बच्चा है, मदरसा बच्चा तू क्यों लाया इधर, वापिस छोड़ के आओ। अरे बाजी मैं मदरसे बच्चे तो उसे रहूँगा, इधर मेरे पास रहा तो मदरसे बच्चे तो घर में नहीं रहा, अब वापिस ले जाओ। तो हम पासा दोनों रहे और मदरसे बच्चे तो तालाब में वापिस दिया। नरेंद्र, अरे नरेंद्र! ए सूचे, नरेंद्र को क्यों ढूंढते रहते हो हमेशा? खाना भी तुम ही खिलाओगे? नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र। हीराबा को हम पूज्य बा मानते थे, और हीराबा हमको आशीर्वाद भी देती थी कि भाई तुम नरेंद्र भाई तो साथ में पढ़ते हो, पर तुम तो मालदारी है, तो तुम्हारे घर पे दूध है, मक्खन भी है, बाजीरा रोटला भी है, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला माँ जी हम दोनों मित्र हैं, तो हम उसको दूध भी पिलाएंगे, माखन भी खिलाएंगे और बाजीरा रोटला भी खिलाएंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बारे में मैं बताऊं कि बचपन में
हमारा घर 400 से 500 मीटर दूर, इतना नहीं कि बाजू बाजू में था, लेकिन एक स्कूल में पढ़ने के हिसाब से या तो साथ में खेलने के हिसाब से एक दूसरे को मिलना, और बचपन में परिवार की स्थिति इम्पोर्टेंट नहीं होती थी कि उनका परिवार गरीब है क्या है, इंटीमेसी ही काफ़ी रहती थी, तो ऐसा नहीं होता था कि ये उनका परिवार में ये खाने का नहीं। लेकिन हमारा जब मन चले तब उनके घर जाना, उनको हमारे घर पे आने का, जब भी खाने का है, पर स्कूल टाइम में तो नहीं, बचपन में तो नहीं, लेकिन बड़े होने के बाद कि हमारा घनिष्ठ संबंध होने से उनको एक दूसरे से मिलने का ज़्यादा होता था। नरेंद्र ने बचपन को भरपूर जिया, पूरी मस्ती में जिया। बेफिक्र बचपन के आगे गरीबी का कोई मोल नहीं था। उसको एक शौक था बचपन में, चड्डी सफ़ेद कमीज और वो पट्टा आता है वो पहनता है, और फौजदार जैसा ऐसा हुआ अपना। उसका बाप भी बड़ा ऐसा था, सब भाई ऐसे थे। स्वच्छता रखना, सुघड़ रहना, धोए हुए कपड़े पहनना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम मैनेजमेंट में पक्का रहना। तो दामोदर दास हम तो बोलते थे, नारजी वो लड़का क्या करेगा यार। तो नरेंद्र भाई जी बोलता था, भाई मैं सामान्य हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, पर मैं नेता तो बन जाऊंगा। इसके फादर को वो बोलते थे। हाँ, तो वो दामोदर दास बोलते, क्या नेता तू बनेगा, तुम गरीब लड़के हो और राजकारण में तो जाना वो आपका काम नहीं। पर उसको सचोट विश्वास थे कि हम नेता तो बन जाएंगे। बचपन तो बेफिक्र बेपरवाह होता है, लेकिन परिवार अगर गरीबी और तंगहाली से जूझ रहा हो तो बचपन में ही कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी का बोझ भी आ जाता है। तो क्या नरेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ? पिता की चाय की दुकान पर काम करना, चाय बेचना, क्या उनकी मजबूरी थी? वडनगर स्टेशन की तस्वीर बदल चुकी है। ट्रेनों के आने जाने का वक्त भी बदल चुका है, लेकिन स्टेशन पर मौजूद चाय के स्टॉल से जुड़ी यादें आज भी जिंदा है। नरेंद्र भाई का फादर थी, दामोदर दास फादर का नाम नरेंद्र भाई था। वो चाटी चिटली रेलवे स्टेशन पे चलाती थी, और जब रेलवे आती थी तो हम और नरेंद्र भाई चाटी चिटली के साथ वो रेलवे के पैसेंजर को हम चाय बेचते थे। वो कमाई आती थी, इसमें इसका सब कुटुंब का भरण पोषण होता था। बीएन हाई स्कूल से थोड़ी ही दूर पर वडनगर स्टेशन है। स्कूल जाने से पहले या बाद में नरेंद्र अक्सर अपने पिता के टी स्टॉल पर उनका हाथ बटाया करते थे, लेकिन इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। नरेंद्र के सबसे बड़े भाई अक्सर चाय की दुकान पर चले जाया करते थे। बात यह है, हमारी होटल थी, पिताजी चलाते थे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में। तो हम जब छुट्टी होती थी, संडे है, पिताजी को कहीं बाहरगांव जाना पड़ा है, तो उस टाइम पर जाते थे, तो ये होटल में काम करते थोड़ा करना पड़ता था, ऐसा नहीं है। जिसके बचपन में ही गरीबी है तो उनको स्ट्रगल जो करनी पड़ती, तो वो क्या है कि 50% स्ट्रगल तो अपने घर के हिसाब से, कि घर की मैनेजमेंट के फादर मदर को हेल्प करना, कि ये करना, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करने के लिए कुछ काम तो ओवर एंड अबव पढ़ने के सिवा भी करने पड़ते थे। चाय की एक दुकान से और थोड़ा बहुत तेल बेचकर दामोदर दास अपना परिवार पाल रहे थे। उन पर गृहस्थी का बोझ बढ़ता जा रहा था, इसीलिए मां हीराबेन ने भी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। नरेंद्र भाई के कुटुंब को बहुत कठिन था।
वो हीराबा थे, उसके बा वो मजूरी करते थे, लोटवटे कपड़े वासन वो बचते थे और मजूरी करते कुटुंब का भरण पोषण करते थे और पोते लड़ते तो पढ़ाते थे। परिस्थिति मध्यम थी, पैसे तो थे नहीं, चाटी टिटली ऊपर घर चलता था। तो हीराबा ने भी मजूरी थी, पोता लड़ते तो उसेने के लिए हीराबा ने पर मजूरी थी। वो आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य, कोई कहे ऐसा ही सामान्य थी बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसी कोई ऐसा कोई संपन्न कोई परिवार नहीं था, उनका कोई संपन्न कोई बड़ा व्यवसाय भी नहीं था। वो सामान्य जो बिल्कुल सामान्य से सामान्य कहे ऐसा उनका परिवार था, हमारा भी परिवार था। उनकी माँ है वो छोटे मोटे काम कर देती थी उनके, बाकी कोई दूसरा कोई आवक का स्रोत नहीं था। हम नरेंद्र भाई के घर पे जाते थे तो हीराबा प्रेम से हमको खिलाते थे, नरेंद्र भाई तो और मुझे प्रेम से खिलाते थे, नाश्ता भी प्रेम से खिलाते थे। और इसके पास है नहीं है पर वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से हीराबा जीते थे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। जिस डगर पर वो चला वहाँ ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो, व्यथा को बहने देना, आंसुओं को गिरने देना। फूल गिरे तो गिरने देना, धूल में उसको ठिठुरने देना। सुख दुख की अनुभूति तो है, पल दो पल की माए। परिवार चलाने के लिए पैसा कितना जरूरी है, गरीबी की तकलीफ क्या होती है, ये बातें नरेंद्र को स्कूल के समय ही समझ में आ चुकी थी। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके सपने क्या थे, वो जीवन में करना क्या चाहते थे, यह भी कुछ साफ नहीं था। उन्हीं दिनों किसी ज्योतिषी ने नरेंद्र के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। इस लड़के को जानते हैं आप? एक दिन हम एक कापड़ की दुकान पर बैठे थे तो वहाँ से वो निकले तो एक मोदी है, मोदी ने ज्योतिष जोता था तो जिसने बोला ये लड़का निकला है उसको पहचानते हो? हाँ। तो क्या ये लड़का है वो बड़ा होकर महान नेता बनेगा या तो महान साधु बनेगा। ये नरेंद्र है, दामोदर दास का लड़का। क्यों, क्या हुआ? इसके अभाव से ऐसा लगता है कि एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी या नेता बनेगा। बाबा, आपकी भविष्यवाणी आप जाने, कौन यकीन करेगा आपकी बात पे? नरेंद्र के बारे में ये भविष्यवाणी चौंकाने वाली थी। ऐसी ही एक कहानी नरेंद्र के बचपन के साथी नागजी भाई सुनाते हैं। हम निशान में पढ़ते थे तब एक बिहारी बाबू आया, टोपी जब्बा बंडी और धोती पहन के आया तो हमने 1 रुपया दिया
और नरेंद्र भाई ने, मैंने बोला तुम भी 1 रुपया दे, तो नरेंद्र भाई ने बोला मेरे पास तो 1 रुपया है नहीं। तो ज्योतिषी बोला चलेगा। तो ज्योतिषी ने कहा भाई वो नरेंद्र भाई मोदी है विद्यार्थी आपका, वो महान संत बनेगा, वो यार महान नेता बनेगा। मैंने कहा क्या बोलते हो आप यार, वो दलित कुटुंब का मानस है, कहाँ से संत बनेगा, कहाँ से नेता बनेगा। अरे भैया हम इसकी कपाल की रेखा देखते रहते हैं, वो बनेगा तो महान संत बनेगा और बनेगा तो महान नेता बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। न भविष्यवाणी पर भरोसा, न भाग्य का इंतजार। नरेंद्र अभी अपने वर्तमान को, अपने बचपन को जी रहा था, और उन्हीं दिनों नरेंद्र कुछ ऐसे लोगों के करीब आए जिन्होंने उसे सोचने समझने का, जीवन को देखने का नया नजरिया दे दिया। हमारे 2 शिक्षक थे, एक चंद्रकांत भाई दवे और दूसरा सोम भाई पटेल। वो संघ के कार्य के ओटीसी किए हुए थे। उन्होंने शाखा के शुरुआत की थी वडनगर में। चलो नरेंद्र। भूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं। वो पढ़ाई में ध्यान देते थे और बाद में हमारा RSS था ना, इसमें वो आए और प्रोग्राम करते थे। RSS विद्यार्थी थे, लट्ठी फेरवते थे, RSS विद्यार्थी थे, पर मुसलमानों से मित्रता थी। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र को एक नई रोशनी दिखाई दे रही थी। वो एक नई राह पर बढ़ चला था, लेकिन उसे अभी एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना था, जिसके परिणाम ने नरेंद्र के जीवन का रुख मोड़ दिया। और इसके बाद शुरू हुई नरेंद्र के जीवन की नई यात्रा। नरेंद्र भाई, एबीपी न्यूज के इस मेगा शो में अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी शरद केलकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। डगर पर वो चला, वहां ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। किला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, संतान है वो मातृभूमि का। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।